Dear students, welcome to रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग जो ये आपका पाँचवा या छठा वीडियो, कितना वीडियो है सोनू? पाँचवा या छठा जो भी है उसमें हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पीछे पढ़ लिए थे आपको पूरा ये वन संपदा एवं वन जीव का ह्रास एवं संरक्षण, यही पढ़े थे ना? वन संपदा एवं वन जीव का ह्रास एवं संरक्षण, वन संपदा एवं वन जीवों का ह्रास एवं संरक्षण, ह्रास एवं संरक्षण, यही टॉपिक था जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जो भी बच्चे क्लास में रहे होंगे उनको मालूम होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या है आपका? विलुप्त, भारत में विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की संख्या। देख लीजिए, हम लिख भी देते हैं ताकि आपको थोड़ा दिक्कत नहीं हो। और भारत में क्या है? विलुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की संख्या, जीव जंतुओं की संख्या। जब भी ये विलुप्त की बात आएगी आप लोग को एक चीज याद रखना है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, इसको याद रखिएगा। रेड डाटा बुक जब भी विलुप्त की बात है। अब ये मेन चीज इसमें रेड डाटा बुक में क्या क्या, तो जो भी प्राणी विलुप्त हो गया या फिर विलुप्त होने के कगार पे है उसको भारत सरकार द्वारा एक रेड डाटा रखा गया है, उसमें उसको डाला गया है। जैसे हम लोग अभी सोनू बताओ कि कौन सा जीव तुम्हारे सामने गायब होते जा रहा है, जो गायब हो गया है? कुछ कछुआ नहीं, तो कछुआ तो कहीं कहीं मिलता है। मेन आप याद रखिएगा, ये गिद्ध पहले के अपेक्षा 9 के बराबर देखा जाता है और इसको भारत सरकार डाल दिया है किसमें? रेड डाटा बुक में। ऐसे करके अभी हम बहुत सारा पढ़ेंगे। और देख लीजिए, बुक से ही हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे प्रजाति भी गायब हुए हैं और मानव इसके साथ खेल कर रहा है। जैसे आप देख लो कि बहुत सारा पेड़ को काट के और जो मानव के लिए ज़्यादा उपयोगी है उसको रखा जा रहा है, वो पेड़ को लगाया जा रहा है। और जैसे अब मान लो पीपल का पेड़ काट के आम का पेड़ लगा रहा है, और आप जान रहे हैं कि पीपल का पेड़ 24 आवर क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए दोनों फ़ायदा, कि ऑक्सीजन भी दे और फल भी। तो ये आपको, हाँ, इसी में आप ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन ये हम एक तरह से अपने यहाँ, जैसे अब गिद्ध खत्म हुआ, पहले भी हम क्लास में बताएं कि गिद्ध खत्म हुआ, तो गिद्ध खत्म होने का कारण क्या है? गिद्ध क्यों गायब हुआ? और भी जैसे एक हिमालयी बटेर करके अभी पढ़ेंगे बुक में हम लोग, वो भी गायब हुआ। क्या नाम है उसका? हिमालयी। ये सब हम कुछ लिख देते हैं नाम। बटेर एक छोटा सा पक्षी है, इसको लोग खाता भी है, इसका ये बना के, मतलब। और बहुत सारा, जैसे बाघ गायब हो रहा था भारत में। हालांकि अभी बहुत अच्छा सुधार हुआ है अपने देश में और पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा अगर कोई बोले कि बाघ कहाँ है तो क्या बोलेंगे? भारत में। कहाँ पर? प्रेजेंट में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर है। ये एक पॉइंट और नोट कर लो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघों वाला देश कौन है? भारत। इधर दिखाई दे रहा है ना भारत, वीडियो में दिखाई दे रहा है ये। चलो पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये लाइनिंग इतना वहाँ तक। चलो ठीक है, देख लीजिए। वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघों वाला देश भारत। और टाइगर स्टेट नाम से किसको जानते हैं? बंगाल। नहीं,
टाइगर स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश। ये सब चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्या ऐसे भी आपको याद रखना है। और एसएसटी जो सब्जेक्ट है आपका, जो ज्योग्राफी की पार्ट है, यहाँ मैं ज्योग्राफी लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे, अभी ज्योग्राफी ही चल रहा है आपका। हाँ, ज्योग्राफी एसएसटी। तो ये सभी चीज़ आपको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं बॉक्स वाइज। बुक पे देखो, और आप लोग भी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिलते रहे। और हाँ, आप जब भी पढ़ो तो एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट में, वो हम क्लास में भी बोलते रहे, शब्दों पे ध्यान देना है। शब्द पे, जो भी शब्द हो, है ना, शब्द पे ध्यान दें। क्योंकि अगर किसी बच्चा का हिंदी सही है तो दिक्कत नहीं होगा, अगर हिंदी उसका सही नहीं है तो यहाँ पर ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होगा। ज्योग्राफी का कुछ वर्ड अलग होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं झरना, बताए भी हैं सबको। झरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। और अपना ज्योग्राफी के भाषा में जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। तो देख लो, ज्योग्राफी का बहुत सारा भाषा है जो आपको थोड़ा अलग भी मिलेगा। तो हमको यहाँ पर लिखे हैं कि शब्द पे ध्यान देना है, जो भी वर्ड, और हम कोशिश करेंगे कि एक एक वर्ड और एक एक लाइन क्लियर करें। और टेंशन नहीं, आप लोग घर पे पढ़िए, हो सके तो अभी क्वेश्चन बैंक आ गया है, खरीद के, और उसको हर एक सब्जेक्ट में आप उसको अपने से भी कुछ करिए। और इस बार थोड़ा अपना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ऐसे हम लोग जहाँ तक हैं, आपको रस के तरफ से जितना हो सके उतना मिलेगा, अब, है ना। तो और हाँ, एक चीज़ कान खोल के और ध्यान से सभी बच्चे, कि अब ये जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, क्योंकि टाइम अब नहीं है हम लोग के पास। तुम इसको पढ़ो, अगर अच्छा से, अगर 2-3 गो दिमाग के फेज खराब भी रहा तब पर भी बच्चा को समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? क्योंकि हम बहुत सरल भाषा में पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, तो बढ़िया से इस वीडियो को देखो, और जब वीडियो देखो तो उस समय बुक सामने रखो, और जो वर्ड को मैं उसका मतलब अर्थ बताऊं तो अर्थ को हाथ में पेंसिल होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में पेंसिल है? आदत सुधार लो, ठीक है ना। पेंसिल या कलम हाथ में नहीं है, निकाल जल्दी से, नहीं तो मेरा वाला ले हो, है ना। तो हाथ में पेंसिल कलम रखना है, और जो भी शब्द लिखें हम, जिसका भी अर्थ अगर बोलें, उसको आपको ये करना है। चलिए, तो आइए भारत में कुछ विलुप्त हो रहे जीव जंतु की संख्या जो है उसको डेटा को देख लेते हैं। हालांकि ये सब डेटा एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम 2-3 चीज़ इसमें बोलेंगे, याद कर लीजिएगा। देखिए, पेड़ पौधे का विलुप्त हो चुकी, जो रेड डाटा बुक में डाल दिया, ये रेड डाटा बुक में विलुप्त चीज़, उसमें देख लो 384 पेड़ पौधा भारत का, है ना, विलुप्त हो चुका है। जो अब विलुप्त हुआ कैसे, इस पर भी ध्यान देना। इधर विलुप्त हुआ कैसे? हाँ, तो विलुप्त कैसे होता है? जब जो पेड़ का यूज नहीं है, जैसे बहुत सारा पेड़ पौधा है जंगल में, तो जो पेड़ का देख लिया मानव कि इससे हमको ज़्यादा फायदा नहीं है, तो उसको काट के हटा देता है और कोई दूसरा पेड़ लगा देता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, वही किया है। और इसी वजह से, और आप देखिएगा कि कुछ पेड़ का लकड़ी बहुत महंगा होता है ना, और कुछ, हाँ, सागवान हो गया या शीशम हो गया, है ना, कुछ पेड़ में अच्छे अच्छे फल आते हैं उसको। तो ऐसे करके पेड़ पौधे 384, 19,079 विलुप्त होने के कगार पे है। तो जो विलुप्त हो गया, जैसे बाल जो उड़ गया, उसको तो नहीं हम ला सकते हैं, लेकिन जितना है उसको बचा सकते हैं कि नहीं? बचा सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो बचाओ, है ना। बचाने का जो भी अपना है तरीका, उसको मतलब आप ज़्यादा फास्ट फूड खाने से भी सब होता है, और है ना, जो भी उसका और कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम है अपना, उसके एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। 384 तो विलुप्त हो गया, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ है उसको क्या करना है? बचाना है। क्योंकि आप एक एक जीव जंतु इस धरती पर, हम पहले ही बताए हैं, भगवान अगर बनाए हैं तो क्या है वो? इम्पोर्टेंट है। और बिना
अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो उसको आप क्या बोलते हैं, भगवान बनाते ही नहीं। हाँ, नहीं बताया था कि सांप को भी पकड़ता है तो उसको मारना नहीं है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि उसको जाके जंगल में कहीं आपके घर में निकलता है तो पकड़वा के छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन अब काटने पर आ जाएगा तो थोड़ी ना उसको व्यवस्था लगाना ही पड़ेगा। चलो, मछलियाँ 21 मछली की प्रजाति भारत से क्या हो चुकी है, विलुप्त। 343 विलुप्त होने के कगार पे हैं। उभयचर मतलब ऐसा जंतु जो पानी में भी रहे और स्थल और जल दोनों में रहे, उसको क्या बोलते हैं, उभयचर। अभयचर वही उभयचर ही है, ध्यान रखना इसको, उभयचर कर लेना। और दो उभयचर विलुप्त हो गया है, 50 विलुप्त होने के कगार पर। सरीसृप जो रेप्टाइल्स वर्ग के हैं, जैसे आप डायनासोर भी खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ, इसका रीजन था कि उसके लायक कोई भी चीज़ विलुप्त होता है तो एक तो मानव उसको मार देता है अपने यूज के लिए। जैसे बाघ की बात की है हम लोग, तो बाघ भारत में बहुत ज़्यादा था, है ना। 90 के दशक में देखा गया कि बाघ ठीक ठाक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, बाघ के हड्डी से दवा भी बनता है। धीरे धीरे क्या हुआ, उसको पूरा को हटा, मतलब मार के उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, दवा बनाया गया। उसके खाल का भी यूज किया जाता है, बहुत सारा उसका यूज है। तो उसको जंगली जानवर को, ये बाघ को मार के, और जो शिकारी लोग हैं वो व्यापार करते हैं। और नेपाल और भारत बाघ में पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 है, जिसमें भारत इतना बाघ तो कहीं है ही नहीं, है ना। नेपाल और भारत में, अपने बिहार में भी टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पश्चिमी चंपारण, याद रखना, क्वेश्चन भी पूछेगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे, बिहार, है ना। किस जिला में, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। अब आइए, ये देखिए सरीसृप, जैसे गिरगिट हुआ, डायनासोर हुआ। तो डायनासोर खत्म क्यों हुआ, कारण होगा ना, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे, जब हमारे लायक ये दुनिया नहीं रहेगा। जैसे अभी कोरोना है, हमारे लायक नहीं है लेकिन ये आ गया है, इससे बचना है। लेकिन ये, हाँ, तो जहाँ तक हो सभी लोग बचिए और कम से कम घर से बाहर आइए, ठीक है। हाँ, और ज़रूरत पड़े तभी आइए, नहीं तो अपना किताब के दुनिया में डूबिए। ऐसे भी 10th वाले बच्चे को अभी किताब के दुनिया में ही रहना उनके लिए बेटर है, ठीक है। चलो, सरीसृप हो गया। बिना रीढ़ वाले जंतु भी है जो 98 गायब हो चुके हैं। 1355 पक्षी और 133 1037 स्तनपाई किसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसा जीव जो अंडा नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बच्चा देगा, जैसे घोड़ा, गाय, ये सब क्या है, अब बच्चा दे के दूध पिलाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं। अपने भाषा में समझना है कि जो चीज़ है ना, स्तनपाई किसको बोलेंगे, तो ऐसा जीव जो बछड़ा दे, बच्चा दे, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, है ना, और उसको स्तनपाई। हाँ, मानव भी स्तनपाई, ठीक है। हाँ, और पक्षी हो गया तो इसको स्तनपाई की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या देता है, अधिकतर पक्षी अंडा देता है। लेकिन एक पक्षी हम बताए थे, क्या नाम है बताओ, जो बच्चा देता है, क्या नाम है, चमगादड़। चमगादड़ क्या देता है, बच्चा देता है। तो वो पूछेगा कि सबसे छोटा स्तनपाई कौन है, तो क्या बोलेंगे, चमगादड़। यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला स्तनपाई हो गया, तो इसमें कुल को याद रखो 742, उसको अंडरलाइन कर लो। पूछेगा कि जो 2011 का जो डेटा आया था, जब किताब छपा उसी समय का डेटा, उससे पहले का ही डेटा, हालांकि ये सब पूछता कम है। उस समय टोटल कितना विलुप्त हो चुका है, 742, और विलुप्त होने के कगार पर टोटल कितना, 22,531। हाँ, 22,531, ठीक है। अब आइए पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी है कृष्णासार। ये जंगली है, यहाँ बिहार में नहीं पाया जाता, इसलिए आप नहीं जानते। सीधे जानिए कि अपना भारत जो है विविधताओं का देश है, और विविधता में आदमी भी तरह तरह के, जीव जंतु भी तरह तरह के, पेड़ पौधा भी तरह तरह के, है ना। तो कृष्णासार एक जीव है, जानवर है। चीतल भी है, जो आपको क्या कह दिया, विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ, मतलब ऐसा का भी जो हम पढ़ेंगे वो विलुप्त नहीं हुआ है,
खतरा से घिरा हुआ है, उस पर मंडरा रहा है कि ये लोग विलुप्त होगा। अब आइए, अनूप मृग, नीलगाय, है ना, भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, चीता, गेंडा, गिर सिंह। गिर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो यह बब्बर सिंह के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात के गिर जंगल है, वहीं पर ज़्यादा पाया जाता है ना। गुजरात में एक अभयारण्य है गिर, उसी में, और इसीलिए इसका नाम दिया है गिर सिंह। और पूरे दुनिया में इससे टॉप सिंह नहीं पाया जाता। मतलब शेर और बाघ दोनों में भारत टॉपर है, मतलब अग्रणी। कहने का सेंस यहाँ पर कि टॉपर मतलब हाइब्रिड बाघ बंगाल टाइगर हो गया, और हाइब्रिड लायन जो शेर है वो गिर वाला है ना, वो भयंकर होता है ना। हाँ, राजस्थान नहीं, गुजरात। गिर अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात, लिख लेना। मगर वही क्रोकोडाइल। हंसावर, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, घूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, ड्यूगोंग, लाल पांडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करें। वन जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, अधिवास, जहाँ वह रहता है, जहाँ वह बसा हुआ है, उस पर क्यों प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल मतलब उसके लायक। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी 37 डिग्री के आसपास, तो हम लोग को मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने। लेकिन 42-43 जाएगा तब क्या होगा? गर्मी लगेगी। 25-20 या फिर 15-10 आ जाएगा तो क्या होगा? ठंड लगेगा, बाहर का टेम्परेचर, है ना। क्योंकि आपको हम साइंस भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या बताया है कि ताप ज़्यादा से कम की ओर गमन करता है हमेशा। ताप और वायु दो में सेम कंडीशन, जहाँ ज़्यादा रहेगा ना वहाँ वो टिकेगा नहीं। जैसे हम लोग करछुल वगैरह कुछ रखते हैं तो वो जलेगा गैस पे और हाथ हमारा जलने लगता है, तो क्या हुआ? जहाँ ज़्यादा था वहाँ से वो धीरे धीरे कम की ओर आया ना, और हमारा, तो ताप क्या होता है? ज़्यादा से कम की ओर। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया इन्वायरमेंट में, तो हमारे शरीर के अंदर आएगा, तो टेम्परेचर अंदर आएगा तो गर्मी लगेगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा ये अगर कम हो गया तो हमारे शरीर से टेम्परेचर बाहर निकलेगा, तो हमको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। चलो, अब आते हैं हम लोग कुछ प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है दुरुपयोग। क्या होता है? दुरुपयोग। जैसे आप देखते हैं कि बराबर पेपर में देते रहता है कि अतिक्रमण किया है, लोग बाजार में अतिक्रमण किए हुए हैं, सरकारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती दुकान लगाए हुए हैं, अतिक्रमण के वजह से जाम लग जा रहा है ना। तो बराबर पेपर में आता है कि SDO साहब, BDO साहब अतिक्रमण हटा रहे हैं, है ना, कि महनार बाजार जाम नहीं हो, है ना। कुछ दिन पहले बहुत भयंकर हुआ था। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास, जंगल, मैदान क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, जहाँ आर्द्रता भरा भूमि हो, जहाँ पानी, चौर को क्या बोलेंगे हम लोग? वेटलैंड्स। पहाड़ी एवं तराई, झील भी बोल सकते हैं वेटलैंड को, क्या बोल सकते हैं? झील। चौर को ही झील बोल, तराई आदि है। इन जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध और अन्य परियोजना इनके आवास के अतिक्रमण कर रहे हैं। यातायात की सुविधा में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हुआ। अब देखिए, सीधे इसमें एकदम सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, ये लिखा क्या है उससे मतलब नहीं, कि देश में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, ज़्यादा रोड बन रहा है, ज़्यादा बिल्डिंग बन रहा है, इंडस्ट्री बन रहा है, तो क्या होगा? हमारे देश में जितना भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, उसको प्रॉब्लम होना है। क्योंकि आप ज़मीन कहाँ से लाइएगा? इंडिया को क्या चाइना वाला ज़मीन दे देगा? वो बोले जितना है उसी में ना, आप जनसंख्या बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम बार बार बोलते हैं क्लास में, क्या है? जनसंख्या प्रॉब्लम। इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो हमारा देश का बहुत सारा सिस्टम सुधर जाए। अमेरिका ये सब डेवलप क्यों है? उसके पास संसाधन ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, लोग कम है। यहाँ क्या हो रहा है? लोग ज़्यादा होते जा रहा है, ज़मीन तो कम होते जा रहा है, तो इसलिए हमारा देश उतना डेवलप नहीं हो रहा है। अब आइए, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब अब काट दिए, पेड़ काट दिए, तो अब जो उस पर पक्षी रहा करता था उसको प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? उसका तो घर टूट गया। अब जंगल को काट रहे हैं तो उसमें शेर, भालू, चीता
गीदड़ जो भी है वो सबको वो दिक्कत होगा ना, वो भागेगा, छोड़ के भागेगा, या फिर नहीं मिलेगा तो वो शहर की ओर आएगा, शहर की ओर आएगा तो उसको व्यवस्था वैसा मिलेगा नहीं तो मर जाएगा। उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिला, वो तो जंगल में रहने वाला, आप बना दिए हैं शहर तो वो रहेगा, या तो वो जंगल की तरफ जाएगा नहीं तो शहर में आएगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चैप्टर आपको बार बार बता रहा है कि पेड़ पौधा वन्यजीव या फिर हर एक आदमी से आपको मतलब एक अच्छा भावना सहयोग को क्या बोलते हैं, हाँ कोऑपरेशन मतलब सहयोग का भावना रहना चाहिए, नहीं तो दुनिया खराब हो जाए। अगर एक दूसरे आदमी का हेल्प नहीं करे क्लास में समाज में तो क्या होगा, है ना, दिक्कत होगा कि नहीं। तो ये चीज़ भी प्राकृतिक निवास स्थान के छीने जाने का दबाव से वन्य जीवों की समान वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। क्या हो गई है, प्रजनन क्षमता में। अब वहाँ उसको व्यवस्था मिलेगा ही नहीं तो वो डेवलप होगा। प्रजनन क्षमता मतलब वो वृद्धि करेगा, हाँ उसको जनसंख्या बढ़ेगा। जैसे बाघ, अब बाघ कैसे फिर कमा फिर कैसे बढ़ा दिया, भारत सरकार क्या किया, सभी वन पर अपना वन में आदमी लगा दिया। वन विभाग में आपको जॉब मिलता है, जब आप इंटर पास करते हो तो वन विभाग का स्पेशल फॉर्म निकलता है, आप भरिएगा तो आपको वन विभाग वन की ही सुरक्षा और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए ही आपको लगाया जाएगा। जंगल में रहना है, वो टावर दे देगा और देखते रहना है कोई शिकारी आके हमको हमारे जंगल को नहीं काट रहा है, कोई लकड़हारा और कोई शिकारी मेरे बाघ शेर चीता को नहीं पकड़ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया। तो सरकार इस पे ध्यान दिया है, क्योंकि आप देख लो पेड़ दुनिया में एक ऐसा चीज़ है, पेड़ पौधा जो कभी किसी से कुछ मांगता है, सिर्फ उसको लगा दो, खुद खाना बना लेता है, खुद खा लेता है और उसके बदले आपको बेहतरीन ऑक्सीजन दे देता है। और उस ऑक्सीजन से हमारा समाज का वातावरण कितना शुद्ध होता है और हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। आप उसको काटिए तो आप धरती को ले रहे हैं प्राण। बाढ़ अभी आ रहा है, अभी ये देख लो बिहार में क्या कंडीशन है। हम बार बार पढ़ाते थे पिछले चैप्टर में, पूरा हमारा सीमांचल एरिया नेपाल से जितना सटा हुआ है सब अभी बुरा स्थिति में है ना। क्यों? बांध पर जो पेड़ लगा था सबको काट दिया। पेड़ लगेगा तो बांध को जकड़ के रखता है, वो मिट्टी को रोके रहता है। नहीं पेड़ काट दीजिए, बांध पर पेड़, बांध है तो उस पर पेड़ होना चाहिए, वो मिट्टी को पकड़े रहता है और पकड़े रहेगा तो वो पानी को रिसाव नहीं होने देगा और वो पानी को रोक के रखेगा। अभी क्या हुआ, कोसी का तटबंध टूटा, उधर गंडक टूटा, पूरा स्थिति खराब है ना। अपना बगल का स्टेट समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, अपना वैशाली तो अभी मिला जुला के है ठीक। चलिए उसको छोड़ते हैं आगे। प्रदूषण जनित समस्या। अब देखिए पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा समस्या है ना। आप जहाँ अगर प्रदूषित क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको क्या होगा, तरह तरह का क्या होगा, बीमारी आएगा। इसमें देख लो बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव। देखिए पराबैंगनी किरण सूर्य से जो लाइट आती है उसमें पराबैंगनी किरण होती है। अब देखिए आप अगर वन को काट रहे हैं तो 3 ऑक्सीजन मिलके एक ओजोन बनाता है और उससे बनता है हमारा ओजोन परत। और ओजोन परत अगर आप पेड़ को काट रहे हैं तो ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं, तो ओजोन बनेगा। ओजोन नहीं बनेगा तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आ रहा है उसको वो अवशोषित करेगा, नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो क्या होगा फिर, अरे हमारे शरीर पर, त्वचा पर, तो त्वचा कैंसर, पेड़ पौधा पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ओजोन परत को भी बचाना है ना। अब आइए, तो दुनिया में अगर अपने समाज दुनिया को बचाना है तो जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाना है, तभी हम लोग बचेंगे। चाहे अपने दरवाजे पे लगाओ, अपने खेत में लगाओ, है ना, कहीं लगाओ, गली मोहल्ला कहीं, दूसरे के ज़मीन में लगा दो, जो तुम ही खाना आम, मेरा चिन्हासी रहेगा कि हाँ हम रोप दिए थे। पेड़ रोडे के साइड में लगा दो, पीपल का पेड़ लगा दो, है ना। पीपल के पेड़ के थोड़ी ना कोई ऐसे भी बोलता है भगवान है इसको नहीं काटेंगे, कहीं कहीं काट देता है, वो अलग बात है। लेकिन पीपल का पेड़ क्या है, 24 आवर आपको क्या देता है, ऑक्सीजन। अब आइए यहाँ देखिए, इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र मतलब जो जीने का हमारा जो चक्र है, जो सिस्टम चलता है, ठीक है, को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अब क्या है कि प्रदूषण होगा तो अम्ल वर्षा होगा। अब जैसे जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है
अभी ताजमहल हमारा बदरंग हो रहा है, क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा उसमें जो ये क्या बोलते हैं हम, जब कानपुर और आगरा से निकलता है उसमें से जो इंडस्ट्री से जो कचरा, उसका प्रदूषण, धुआं वगैरह, वही अम्ल वर्षा में कन्वर्ट होके और वर्षा के माध्यम उस पर गिरता है, उस पर गिरता है तो उसका क्या हो रहा है? कलर बदरंग होते जा रहा है। अब आइए प्राकृतिक निवास स्थान के छीने जा, ये हो गया। ये खत्म। आर्थिक लाभ, अब देखिए आर्थिक लाभ कैसे कैसे, अब आर्थिक लाभ, अब आर्थिक लाभ के लिए भी लोग काट रहा है पेड़ पौधा जीव जंतु को। अब देखो पेड़ को काटेगा, पेड़ को काट के लकड़ी बेचेगा, उसका तरह तरह का टेबल डेस्क दिस दैट बनेगा, तो क्या होगा? हमारा जाएगा क्या चीज़? पेड़ गया। उसके बाद तरह तरह के जीव जंतु, जैसे यहाँ पर अभी तितली का चर्चा किया, फर्स्ट लाइन में देख लो, रंग बिरंगी तितलियाँ से लेकर मेढक पक्षी, जंगली जानवर, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों को अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। अब क्या करेगा? पकड़ लिया। अवैध मतलब जो वैध नहीं हो, इलीगल, इलीगली, चुपके से, जैसे जाके जंगल से पकड़ लिया। उसी के लिए ना वन विभाग लगाए हैं कि वन विभाग में लोग रहेंगे तो देखेंगे कि कोई हमारे जो जंगल है, जैसे मध्य प्रदेश में जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, झारखंड में जाओ, तो बहुत बहुत दूर तक जंगल फैला हुआ, कि अगर उस जंगल में छोड़ दिए ना तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतना भयंकर भयंकर जंगल है ना। तो वो जो जंगल है उसमें अवैध रूप से कुछ वहाँ के लोग जाके, बाहरी लोग, और चोरी छिपे, या फिर कभी कभी वन विभाग वाले को कुछ पैसा वैसा दे के, घूस तो हर जगह चलता है ना, सिस्टम तो ख़राब हो गया है, उसको दे के और क्या करता है? हाँ, अवैध रूप से पेड़ काट लिया, जानवर को पकड़ लिया, बेचता है ज़्यादा दाम में। अभी आगे पढ़िए, देखिए इसमें है, इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी। कालाबाजारी मतलब छुप के, है ना, ब्लैक रूप से, मतलब छुप के। कालाबाजारी मतलब अवैध, वही अवैध रूप से, है ना, कि जो मतलब नहीं करना है वो कर रहा है ना। मतलब किसी भी स्टेट के राज्य के मंत्री और सरकार को पता नहीं है, इनडायरेक्टली बेच रहा है ना। चीन ऐसे वन्य जीवों को कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है। चीन जो है, सभी आप पकड़ के ले जाइए, चाइना खरीद लेगा। चाइना अपना फ़ायदा के लिए गलत चीज़ों को भी खूब सपोर्ट करता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बर्बाद हो जाएंगे वैसे लोग और वैसे देश जो सिर्फ अपना फ़ायदा ज़िंदगी भर खोजा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उसको हमेशा क्या होगा? टेंशन होगा। अभी देख लो पूरा दुनिया चाइना को हालत ख़राब कर दिया। तुम हीरो बनना, ज़्यादा हीरो बनेगा तो पकड़ लिया, अमेरिका उधर से प्रतिबंध, भारत इधर से, सभी देश लगा हुआ है, ब्रिटेन लगा हुआ है, फ्रांस लगा हुआ है, जर्मनी, जापान, सब लगा हुआ है इस पर, है ना। हाँ, कुछ क्रिमिनल कंट्री है जैसे उत्तर कोरिया, ये सब। कितना देर हो गया सर? कितना देर और करें, जो जल्दी एक टॉपिक ख़त्म कर लेंगे इसमें, इस वीडियो में कितना देर करें? सो ना बता दीजिए। 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट में एक टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। देखिए अब आइए आर्थिक लाभ, इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी। चीन ऐसे देश, अब पूछेगा कालाबाजारी, गलत पे क्या बोलते हैं, जानवर को पकड़ के ले जाओ अवैध रूप से और बेचो तो चाइना खरीद लेगा, और उसके बाद उससे कोई दवा बनाएगा, अलग प्रोडक्ट बनाएगा, खिलौना बनाएगा महंगा, और उसके बाद भारतीय को ला के बेचेगा। यही चलता है चाइना का कहानी, तभी चाइना हाँ विकसित कर रहा। विकसित होना, वहाँ का लोग भी मेहनती, यहाँ खाली शादी ब्याह करे के चक्कर में या नौकरी उकरी लेके तिलक दहेज, वहाँ ऐसा बात नहीं है। वहाँ क्या है कि लोग को टेक्नोलॉजी सरकार भी सिखाती है और लोग भी टेक्नोलॉजी सीखता है, और जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे ना, उतना क्या होगा, हमारा देश बढ़ेगा आगे। कोई भी देश, अब देख लो अमेरिका को देख लो, चाइना, जापान इतना छोटा कंट्री है, देखो पूरा दुनिया में नाम कमाए हुए हैं टेक्नोलॉजी से सिर्फ। तो टेक्नोलॉजी, और अभी का दौर में बच्चा को टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, यानी पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान, कुछ अन्य इलेक्ट्रिक, है ना, जानकारी, ये सब होना चाहिए। चलिए हाँ, लेकिन तू 10th वाला सबके अभी कुछ ज्ञान नहीं, अभी ओनली 5 सब्जेक्ट जो आपका है टॉपिक, उसी पे फोकस, है ना। किताबें में डूबल रहना, ऐसा ना कि नींद मारना किताब पर सर रख के, ना तो बर्बादे हो जाएंगे। बोला सर डूबने के लिए डूब गए, आराम से अब ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या दिक्कत है सर, है ना। हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
निरंतर शिकार भी वन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लगातार, निरंतर मतलब लगातार। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय है। अब पूरा विश्व टेंशन में है। अब जो लोग हैं वैश्व में बुद्धिजीवी लोग, समाज में कुछ गलत होता है तो हर एक जाति में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको दिक्कत होता है कि भाई ये गलत किया है, वो इस पे आवाज़ उठना चाहिए, इस पे प्रशासन सरकार एक्शन ले, कोई भी समाज में। और आपको भी दिक्कत होना चाहिए, अगर कोई गलती करे तो उसका विरोध करिए। हाँ, लेकिन देख लीजिए कि मेरा औकात है। अब क्रिमिनल का विरोध, गोलियाँ मार दिया था, कहानी है ख़त्म। हाँ, इनडायरेक्टली करिए कि हाँ गलत किया है, उसका ये होना चाहिए उसको इल्ज़ाम। ठीक है, चलिए। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बना हुआ है। इसे अब सामाजिक सांस्कृतिक मतलब उत्तम सुधार। सांस्कृतिक किसको बोलते हैं? जो हमारा वर्षों से जो चला आ रहा है व्यवस्था, उसमें थोड़ा कल्चर, उसको सुधार करना है ना। नैतिक, जो नीति संबंधी, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है। इसको बोला कि जो ये सभी खतरा में आ जाएगा अगर इसको इसी तरह से अवैध रूप से व्यापार हुआ। तो क्या बोला है? पहला, सामाजिक भी दिक्कत हुआ, समाज में प्रॉब्लम होगा। मतलब कि अगर नेचर में जैसे अभी कोरोना फैला, या फिर कोरोना को छोड़ दो, वायु अगर प्रदूषित हो गया महनार का, क्या होगा? चाहे महनार चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, तो वहाँ का आदमी को बीमारी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो गलत ऑक्सीजन ले रहा है ना। और ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाता है ब्लड के माध्यम से, तो क्या होगा? वाट लगेगा कि नहीं? इसलिए शरीर को भी फिट रखना है ना। चलो, यही नहीं, साहित्यविदों लेखक होते हैं, कवियों एवं कलाकारों ने इसकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया। भारत में तो आदिकाल से वन एवं आदिकाल मतलब प्राचीन काल, बहुत पहले से वन एवं वन प्राणियों को महत्व को स्वीकारा गया है। हड़प्पा सप्ताह जाइए, आज से 4000 वर्ष पूर्व, वहाँ भी देखिएगा कि पीपल का पूजा होता था। पेड़ पौधा का देवता सोम है ना, हाँ, उनको होता था। पत्थर, पहाड़, नदी, झरना, झील, सबका पूजा होता है। अभी भी हम नदी का पूजा करते हैं कि नहीं, है ना। शिवलिंग का पूजा करते हैं, तो शिवलिंग क्या चीज़ का बना हुआ है? पत्थर का ही बना हुआ है ना। मतलब प्राकृतिक चीज़ से हमारा भारत का कल्चर, सभ्यता, समाज जुड़ा हुआ है और जुड़े रहना होगा भी। कोई कहता है कि नहीं हम सूरज का पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले बहुत सारे कुछ मुस्लिम लोग, और वो भी सब मुस्लिम लोग नहीं बोलते हैं, कुछ अपना बोले कि ना सूरज का ही लोग छठ में पूजा करता है, सक्सेस और सही नहीं है। भाई सही नहीं है, लेकिन नेचुरली है। आप जान रहे हो, आप भूगोल पर हो, समझ में आएगा कि सूरज कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो ख़त्म तो मेरा धरती का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि 8 ग्रह हमारा उसी पे टिका हुआ है। लाइट जो मिलता है हमको, लाइट मिलता है पेड़ पौधा को खाना बनाने में, सूरज का लाइट, और उस पेड़ पौधा उस जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो सूरज कितना इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक धार्मिक कीर्तों में तथा विभिन्न पौराणिक जो हमारा पुराण है 18 गो है ना, 18 पुराण है, एवं कर्मकांड मतलब विवाह, श्राद्ध, जनेऊ जो अपने गांव में होता है उसको कर्मकांड बोलते हैं, है ना। साहित्य में वनों और प्राणियों को महत्व दिया गया है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। भारत के शासकों ने भी प्रकृति संरक्षण पर बल दिया है। और हाँ, भारत के शासक अकबर, बाबर 4 बाग बनाया, आराम बाग बनाया, मतलब बाग बनाता था वो अपने। आप देख लो, रावण भी जो सीता को हरण करके ले गया था तो कहाँ रखा था? बगीचे में ना, अशोक वाटिका नाम था ना। तो बाग बगीचा शुरू से ही है ना। और ऐसे भी जहाँ पेड़ पौधा रहेगा ना, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये भी ज़रूरी है, एक छोटा सा ही बगीचा, लेकिन हर एक घर के अगल बगल या उसके पीछे होना चाहिए, है ना। हाँ, तरह तरह का पेड़ पौधा लगाइए, उसका जानकारी भी होगा, है ना। बहुत सारा ऐसा पेड़ है जिसमें क्या होता है, आपको दवा भी बनता है उसका। जैसे तुलसी से बहुत सारा दवा बनता है, नीम से दवा बनता है। अभी हम बताएं कि शेर के खाल से, आप शेर पकड़ने नहीं जाना है, नहीं तो खुद खा जाए। देख लो बगल में शेर का चित्र दिया है ना। अब भारत के शासकों ने भी प्रकृति संरक्षण पर बल दिया, देख लीजिए, क्योंकि अकबर, बाबर, ये सब जाके देखिए तो पूरा श्रीनगर बसाया हुआ है। हाँ, श्रीनगर शहरे बसा दिया। तो कहने का मतलब मुगल वंश के जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा अपने भारत में बाग बगीचा पे ध्यान दिया था, है ना। अब आइए,
सम्राट अशोक ने इसको और ध्यान आकृष्ट किया। हमारा अशोक पटना का था, है ना, हाँ, पाटलिपुत्र में शासन किया। शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक शासक कि अशोक के प्राकृतिक के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं को शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेख में अंकित किया। देख लीजिए, भारत पूरे दुनिया में अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। भले ही इसमें आज भी बहुत सारा बुराई है, जात पात वाला सिस्टम है, लेकिन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और अल्लाह से दुआ करते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। अल्लाह नहीं, भगवान नहीं, अल्लाह, ठीक है, दो सब तो एक के ना है रे, है कि ना। अल्लाह भगवान जो भी है सब एक ही है ना। हाँ, क्या बोलते हैं, हाँ। तो हाँ, अब देखो, गलत चीज़ को समाज से हटाइए, अपने बॉडी से हटाइए, आप अच्छे हो जाइए। दुनिया को सुधारने से कुछ नहीं होगा, खुद को सुधर जाओ, ठीक हो जाए। आओ थोड़ा सुधर के बताते हैं, देखो कैसे सुधरना है। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर, मुगल वंश का संस्थापक भी था ये, है ना। जब मध्यकालीन शासन में पूरा मुस्लिम लोग का शासन था, तो जहीरुद्दीन बाबर क्या किया है, और जहांगीर के आलेखों में प्राकृतिक संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। बड़ा बड़ा बाग बगीचा बनाया, बोला पेड़ पौधा नहीं काटना है, जीव जंतु को बचाना है ना। मुगल चित्रकाल के कृतियों में भी वन एवं वन प्राणियों का प्रेम का संबोधन होता है। देख लो, बगल में चित्र बनाया हुआ है। क्या आप अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं? ये देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। अमृता देवी वन संरक्षण मतलब वन का संरक्षण मतलब बचाओ। क्या होगा, अरे होगा ना रे। अब आइए आगे। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव, सलमान खान, बिश्नोई जनजाति काला हिरन का शिकार कर दिया था सलमान खान। एक फिल्म है तुम्हारा, क्या नाम है उसका, जिसमें सैफ अली खान, सलमान खान और एक और रहता है, क्या, हाँ, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ की शूटिंग हो रही थी कहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। तो वहाँ पर सलमान खान जी तनी अपना आपको बहुत बड़े एक्टर समझ के काला हिरन का शिकार कर दिया। और काला हिरन यहाँ पर बिश्नोई जनजाति दिया है, बिश्नोई गांव है, और बिश्नोई जनजाति उसको अपना भगवान का रूप मानता है। जैसे हम लोग हिंदू लोग अपना बिहार में गाय को बहुत ज़्यादा ये देते हैं ना तवज्जो, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है ना, तो गाय को देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि बचपन से अगर माँ का दूध के बाद अगर कोई बच्चा, अधिकतर बच्चा कोई पिया है तो किसका, गाय का, हाँ, इसीलिए माँ का दर्जा। और हमारे धर्म में भी गाय इस सब को बहुत ज़्यादा ये किया गया है ना। आर्य लोग का जो पशु था, मुख्य पशु, और पहले गाय को अगर मार देता था तो उसको गांव से निकाल देता था, हाँ, गांव से निकाल देता था, समाज से काट देता था। इतिहास में जब आर्य समाज चलता था उस समय, ये क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल में बहुत ज़्यादा गाय को मारने। आज भी आप हिंदू धर्म में कोई गाय को मार नहीं सकता है, गाय को मारता है वहाँ दंगा हो जाता है। चलो, तो बिश्नोई जोधपुर जिला की रहने वाली थी, वहीं पर शूटिंग चल रहा था इस फिल्म का। किस फिल्म का, हम साथ साथ हैं। उसने 1731 में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों की लकड़ी काटने वाले का विरोध किया। अब वहाँ का जो राजा थे वो बोले कि जाइए वन काटिए, हम अपना महल बनाएंगे बहुत अच्छा लकड़ी का, है ना। अरे तो थोड़ा कम, थोड़ा झोपड़ी वाला में रह लो, है ना। नहीं तो ठीक है, राजा है तो इतना बड़ा महल की क्या ज़रूरत है बनाने का, नॉर्मल भी बना के रह सकते हो, तुम तो राजा है ये हो, ठीक है। चलो, राजा के लिए नवीन महल, नवीन मतलब नया महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वाले ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। देखिए, अच्छा काम करिएगा ना तो कुछ लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, हाँ, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको जान जाते हैं कौन अच्छा काम है, खराब काम है। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ, अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। और राजा भी देखा कि नहीं भाई, गांव के लोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये है, और वन की कटाई पे वो भी, राजा भी बाद में बात को माने। तो देखो, यही है, गलती को मान लेना, इंसानियत उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होता है, लेकिन गलती को मानना चाहिए अगर गलती हुआ आपसे। आइए, वर्तमान समय में वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत के संकटापन्न पादप मतलब पौधा प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कर लो 1970, तथा वन अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय देहरादून, बहुत बार पूछा है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून। फॉरेन
फॉरेस्ट रिसर्च संस्थान का क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट, संस्थान का, अरे रॉस इंस्टीट्यूट है ना, तो यो एगो संस्थान बनाया गया देहरादून, देखो दिया है ना, बगल में दे भी दिया है, देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। अब ये जो बनाए सूची उसको रेड डाटा बुक, और उसमें जो विलुप्त होने वाले, जो होने के कगार पर है उसको अलग लिस्ट में रखा गया, और जो हो गया है उसको अलग लिस्ट में, है ना, ताकि रिकॉर्ड रहे हमारे पास। इसी क्रम में असाधारण पौधे के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया। असाधारण मतलब जो नॉर्मल में आपको नहीं मिले, जैसे कुछ पेड़ है जो आपको अपने बिहार में भी बहुत मुश्किल से मिलता है ना, बहुत सारा पेड़ है जो आपको अच्छा से उसको देखभाल करना पड़ता है तभी वो रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। चलिए रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से हाँ ग्रीन बुक, यहाँ देख लो क्या असाधारण पौधों को रखा गया है। इसमें जो पौधा आसानी से अवेलेबल नहीं हो उसको ग्रीन बुक बोलते हैं। मतलब वो अपना एक डेटा बनाया, ठीक है, और डेटा में जो विलुप्त प्राणी था उसको अलग रखा, और ग्रीन बुक में रेड बुक में रखा क्या चीज़, विलुप्त वाला को, और ग्रीन बुक में जो असाधारण पौधा है जो आसानी से सिंपली आपको अवेलेबल नहीं, उसको डाला कि भाई ये सब बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है, इसको बचाना है, ठीक है। अब देखो रेड डाटा बुक क्या है। इसमें समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराया गया। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान रूप से चिन्हित होते हैं। देख लो यहाँ पे, वहाँ पे बोला कि दोनों बनाया, लेकिन मेन रूप से रेड डाटा बुक में अब जो ख़त्म हो गया उसको तो आप बचा नहीं सकते। मेन रूप से किस पे फोकस किया गया, जो बचा हुआ है, विलुप्त होने वाला, विलुप्त होने के कगार पे। जैसे आप अभी देखिएगा कि कौवा भी बहुत कम दिखाई देता है ना। पहले के समय में हम लोग को याद है छत पे बहुत कौवा आता था, रोटी वोटी खिलाते थे। आज के टाइम में ये नहीं। तो अभी गर्मी का टाइम है, और गर्मी के टाइम में अब बहुत लोग बोले छोड़िए ना, बहुत समाज सेवा हो गया, हम ही कोई नेता हैं। लेकिन गलत चीज़ है, नेता बनोगे तभी जरूरी नहीं है कि समाज सेवा करो, है ना। आप छोटा छोटा चीज़ से भी समाज सेवा कर सकते हो, और अगर आप अच्छे नेचर के रहोगे तो भगवान भी आपको अच्छे जगह ज़रूर पहुँचाएँ। और ना पहुँचाए, अगर अच्छा नेचर के ना पहुँचाए तो भगवान के पास पहुँच के की मन में है सो बोलिए। इतना आपको धरती पर भेजे हैं और इतना सेवा किए, तब आप हमको कुछ अच्छे जगह पे नहीं दिए, अच्छा पोस्ट नहीं दिए, और ऊपर से हमसे ऊपर आ गए हैं तो सवाल पूछते हैं, है ना। भगवान से आँख मिला के बात करेगा कि नहीं? अरे सही काम करेगा तो भगवानों से ना आँख से आँख मिला के बात करेगा। गलती कैले रहेगा, वो चोर सबको देखता है क्लास में, ऐसे याद करके नहीं आएगा, पहले ही सर झुकाए रहता है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है ना। अब आइए, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी दी थी। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। अब देखो नीचे क्या दिया है, विश्व स्तर पर भी बचाना है संकटग्रस्त प्रजाति को, और स्थानीय अपने यहाँ भी देख लो, जैसे कुत्ता बिल्ली भी आपके समाज में है। आजकल तो कुत्ता का जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। हाँ, तो ज़्यादा भी सही नहीं है, तो एक मतलब मारेगा थोड़ी ना, है ना। हाँ, लेकिन जो है उसको बचाना है ना। अभी आप देख लीजिए, नागालैंड के लोग पहले क्या खाते थे, कुत्ता का मीट, है ना। अब वहाँ पे रोक लगा दिया, अभी जस्ट कुछ दिन पहले पेपर में आया कि उसको बंद कर दिया है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ये लंबा हो जाएगा वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है। संरक्षण मतलब बचाव और संवर्धन मतलब वृद्धि, है ना, कार्य कर रही है। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, को अब विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। अब उसका छोटा नाम कर दिया है। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। देखिए WCU, है ना, ये क्या किया है, अब सबको बांट दिया है। पहला दिया समान जाति है, ये वही जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीर, किरदंत, है ना, ये जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। पहला संकटग्रस्त, ये वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों को जीवित रहना
कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि इस प्रकार की जातियां के उदाहरण है। अब आइए सुभेद जातियां। क्या हुआ? बस 1 मिनट में ये पेज ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए थोड़ा दिल थाम के बैठो, तब ये ना होगा। ऐसे परेशान होगा तो 45 या 46 मिनट करेगा तब तो हुआ। बस थोड़ा सुभेद जातियाँ, इनके अंतर्गत ऐसी जातियाँ को रखा गया जिनकी संख्या घट रही हो। सिंपल, सुभेद में क्या घट रही है। यह वैसी जातियाँ जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, यह संकटग्रस्त जातियाँ की श्रेणी में आ सकते हैं। नीला भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन, ये सब को, हालांकि अभी हमारा बिहार सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, जो 2009 में बनाया, नोट कर लेना, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को भी। तो ये जाति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब दिया जा रहा है। दुर्लभ जातियाँ, ये जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, मतलब बहुत कम होगा तो दुर्लभ होगा। जो आसानी से नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ। जो आसानी से मिल जाएगा उसको सुलभ, है ना रे? सुलभ के उल्टा क्या होता है? दुर्लभ। यदि इनके प्रभावित करने वाले विषम परिस्थिति नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियाँ की श्रेणी में आ जाएंगे। स्थानिक जातियाँ, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, जैसे अंडमानी टील। अंडमान निकोबार हमारे भारत के मुख्य भूमि से अलग है। समुद्र में एक द्वीप है, आइलैंड, है ना, वहाँ पे भी बहुत सारा ये जाति पाई जाती है। टील निकोबारी कबूतर है, ये कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। मिथुन सांड है ना, पहले आता था इसमें। मिथुन क्या है? सांड। लुप्त जातियाँ, अब देख लो, ये वही जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासीय में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। अनुपस्थिति मतलब नहीं है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। एशियाई चीता, जैसे एशिया अपना भारत का चीता बहुत गायब हो गया। गुलाबी सर वाला बत्तख और डोडो पक्षी लुप्त हो गई है। ये सब अपना ये विश्व में जो एक संगठन बना है, पीछे दिया है, क्या नाम है रे? देखो पीछे, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये सबको पार्ट वाइज पार्ट बांट दिया है। अब देख लो, संगठन एवं वन्य जीव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाएं भी कार्य कर रही, आज भी काम कर रहा है। बहुत सारा संस्था पूरे दुनिया में, हर एक देश का अपना अपना है कि ऐसे वन को बचाना है। जैसे भारत में आपको पहले दिन ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो बताया गया कि 24% वन है, तो 9% बढ़ाना है। सरकार बढ़ा रही है, आप भी बढ़ाइए, तो जल्दी बढ़ जाएगा, तो भारत कितना अच्छा हो जाएगा हमारा देश। ये हो गया, रुको, चलो इसको ख़त्म करते हैं। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन्य जीवों को उनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है। इसे इन सीटू प्रयास कहते हैं। इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसी प्रकार इसे इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया गया। इसे एक सीटू कहते हैं। एक सीटू के प्रयास से जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उन्हें संग्रहित किया गया है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान बिहार जैव मंडल सम्मिलित हैं। तो आज आपका क्या बोला? यहाँ दिया है कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया, तो एक सीटू है ना रे, कृत्रिम आवास बना दिया। जैसे कि अब नहीं, कुछ जंगल में नहीं है व्यवस्था, तो उसमें जाके हम बना दिए व्यवस्था। जैसे पेड़े पर घोंसला बना दो ताकि चिड़िया को घोंसला बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। थैंक्स।